नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमारा जो 12th क्लास केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, जिसको मैंने स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, चालक के प्रकार कौन कौन से हैं, धात्विक चालक क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ वैद्युत अपघट्यों के बारे में भी आपको मैंने बताया था। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे बेटा कि जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, इन वैद्युत अपघट्यों की जो चालकता है, इस चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है कि वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वैद्युत अपघट्य जो होते हैं, इनकी जो चालकता है वो आयन की वजह से होती है, ठीक है बच्चों। किसकी वजह से होती है? आयनों की वजह से होती है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे तो वो देखिए आप, ठीक है। पहला कारक जो है विलयन में आयनों की संख्या, ठीक है, पहला कारक, ठीक है, याद रखेंगे। विलयन में आयनों की संख्या जो है, ये पहला कारक है जो कि आयनों की चालकता को प्रभावित करती है। किस तरह? देखिए, वैद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की संख्या जितनी अधिक होती है, उसकी चालकता का मान भी कैसा होगा बच्चों? उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो पहला कारक कौन सा हुआ? विलयनों में आयनों की चालकता। इसको समझेंगे आप लोग बहुत अच्छे से, चूंकि याद रखिए वैद्युत अपघट्यों की जो चालकता है वो किसकी वजह से होती है? उनकी जो चालकता है वो आयनों की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है बच्चों? आयनों की वजह से। तो सिंपल सी बात है कि विलयन में आयन जितनी ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, आयनों की संख्या जो है जितनी अधिक रहेगी, उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? उतनी ही अधिक रहेगी। तो पहला कारक कौन सा होगा बच्चों? विलयन में आयनों की चालकता, ये पहला कारक है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, सेकंड जो अगला कारक है वो रहेगा आयनों की गति। याद रखना बच्चों, कौन सा? आयनों की गति। तो इसमें भी याद रखना, आयनों की गति जितनी ज़्यादा होगी, चालकता उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिए, आयनों की गति जितनी अधिक होती है बच्चों, चालकता भी उतनी ही अधिक होती है, याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आयनों की गति जितनी अधिक होती है, चालकता भी उतनी ही अधिक होती है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है? तो आयनों की गति जितनी होगी, चालकता भी उतनी ज़्यादा होगी। अब याद रखना, आयनों की जो गति है ये दो कारकों पर निर्भर करेगी। कितने कारकों पर? ये जो आयनों की गति होती है बच्चों, ये दो कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब वो दो कारक कौन कौन से हैं देखिए। तो पहला कारक है अंतर आयनिक आकर्षण बल। ये जो गति है, गति को भी दो कारक प्रभावित करेंगे। कौन कौन से? पहला कौन सा है? अंतर आयनिक आकर्षण बल। तो इसको देखें, विलयन में आयनों के बीच में, ठीक है, दो आयन है, उन दोनों आयनों के मध्य में जो आयनिक आकर्षण बल है, ये जितना कम होगा, चालकता उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स क्या है, आपको ध्यान रखना कि मान लीजिए ये दो क्या है, आपके आयन है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है, यदि ये कम होगा तो चालकता क्या सी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना बच्चों। तो यदि मान लीजिए आपको ध्यान देना है, इनके बीच में यदि आकर्षण बल कम रहेगा तो यह एक क्या कर सकेंगे? अधिक मात्रा में गति कर सकेंगे, और जब गति अधिक करेंगी तो क्या हो जाएगी? इनकी चालकता भी अधिक हो जाएगी। तो पहला क्या है? अंतर आयनिक आकर्षण बल। अगला देखिए, सेकंड है आयनों का विलायकीकरण। कौन सा बच्चों? आयनों का विलायकीकरण। अब ये क्या होता है देखो, वैद्युत अपघट्य विलयन में यदि विलायकीकरण का मतलब होता है घुल जाना, यदि आयनों का विलायकीकरण जितना कम होगा, चालकता का मान कैसा होगा? उतना अधिक होगा। याद रखना, यदि ये आयन आपस में घुल जाएंगे तो आयन कम बचेंगे, और आयन कम बचेंगे तो चालकता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि चालकता किसकी वजह से होती है? आयनों की वजह से होती है वैद्युत अपघट्य में। तो याद रखना, वैद्युत अपघट्य विलयन में आयनों का यदि विलायकीकरण कम होता है तो चालकता कैसी हो जाएगी बच्चों? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपने पढ़े गति के अंतर्गत, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये है श्यानता। क्या है बच्चों? श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो श्यानता में याद रखिए, वैद्युत अपघट्य विलयन की श्यानता जो है, यदि जितनी कम होगी तो चालकता का मान भी कैसा हो जाएगा? उतना कम। ये बात समझ आ रही है आपको? यदि श्यानता में आपको ध्यान रखना है, श्यानता जितनी कम होती है तो चालकता भी कैसी होती है? उतनी ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट हम देखेंगे बच्चों यहाँ से टेम्परेचर, ठीक है। कौन सा देखेंगे हम? अगला पॉइंट यहाँ से टेम्परेचर का, ताप का। तो ताप में आप ध्यान रखें, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होगा? आयनों की गति बढ़ जाएगी, और आयनों की गति बढ़ेगी, इससे क्या हो जाएगा बच्चों? चालकता भी बढ़ जाती है। तो आपने ये चार कारक पढ़े हैं, ठीक है बच्चों। एक बार और देख लीजिए कौन कौन से चार कारक, ये चारों कारक आप याद रखेंगे। पहला कौन सा है?
अंतर आयनिक आकर्षण बल, फिर कौन सा है, आयनों का विलयनीकरण, उसके बाद आपने कौन सा पढ़ा, श्यानता, ठीक है। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विलयन में आयनों की संख्या, आयनों की गति, ठीक है। उसके बाद में कौन सा बच्चों, श्यानता, और उसके बाद में दाब, ठीक है ना। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे ओम का नियम, मोस्ट IMP है और अधिकतर बच्चे ओम के नियम को जानते भी हैं। तो ओम का नियम है क्या, पहले तो आप ये समझिए। तो देखिए किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, हमने क्या किया, किसी भी ये चालक है इसमें हमने क्या कर दिया, विद्युत धारा प्रवाहित की। किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, दो विभव का अंतर। तो किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली विद्युत धारा की कैसा होता है, समानुपाती होता है। ये याद रखिए, यही आपको ध्यान रखना। दो चीज़ें याद रखना, एक तो विभवांतर और एक आपको क्या रखना है, विद्युत धारा। विभवांतर क्या होता है, यदि हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें जो विद्युत धारा बह रही है ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कौन कौन, विभवांतर और विद्युत धारा, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसे हम बोलते हैं ओम का नियम। क्या बोलेंगे बच्चों, ओम का नियम। इसको आगे समझिए आप अच्छे से। तो ये तो क्लियर हो गया। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा की कैसा होता है, समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए, माना कि चालक में I एम्पियर की धारा, ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। तो माना कि किसी भी चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर V विभवांतर की इकाई वोल्ट, V वोल्ट उत्पन्न होता है। क्या मान लिया हमने कि I एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित करने पर V वोल्ट उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी आपको मैंने पहले बता दिया था कि विभवांतर और विद्युत धारा कैसे होती है, समानुपाती। तो विभवांतर के यानी वोल्ट और विद्युत धारा I एम्पियर, ठीक है। तो V समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से I। तो यहाँ पे देखें V इक्वल क्या हो जाएगा, RI। क्या हो जाएगा बच्चों, RI। और यहाँ पे देखो R ये हमने यहाँ ले लिया तो I यहाँ चलेगी, तो क्या बचा, V अपॉन I इक्वल क्या हो गया, I। अब हम इसको आगे लिखते हैं तो देखेंगे आप लोग ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, R इक्वल V अपॉन I, ठीक है। यहाँ पर R क्या है, तो यहाँ पर R एक स्थिरांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है बच्चों, R यहाँ पर क्या है, एक स्थिरांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम सिंपल सा आपको याद रखना कि विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है बच्चों। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली जो विद्युत धारा होता है उसके समानुपाती होता है। देखिए उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि चालक में उत्पन्न विभवांतर एवं प्रवाह जो विद्युत धारा है इनका अनुपात जो है वो कैसा होता है, स्थिर होता है। और ये ओम का नियम, ये इसको याद रखना आप। R इक्वल क्या होता है, V अपॉन I। R क्या है बच्चों, यहाँ पर स्थिरांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आगे नोट पॉइंट देखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये नोट पॉइंट। ओम का जो नियम है ये धात्विक चालक और वैद्युत अपघट्ट ये दोनों चालकों के प्रकार हैं। तो ओम का नियम जो है वो धात्विक चालक और वैद्युत अपघट्ट दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे बच्चों। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये था, ठीक है, वैद्युत अपघट्ट को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए। हमने उसके बाद पढ़ा बेटा ओम का नियम। ओम के नियम में आपने देखा R, तो R क्या है यहाँ पे, R एक प्रतिरोध होता है। अब आगे देखिए इसको, अगला क्वेश्चन अभी यहाँ से बच्चों इसको अच्छे समझना कि प्रतिरोध है क्या वास्तविकता में। तो प्रतिरोध का सीधा सा मतलब होता है बच्चों रुकावट। क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब है रुकावट, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या है, रुकावट। अब देखो जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, यदि इसमें हमने ये बहुत सारे प्रतिरोध लगा दिए तो इसमें चालकता प्रवाहित होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे इसमें प्रतिरोध हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए ये कोई चालक है और इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं है तो इसमें चालकता क्या हो जाएगी, इसमें चालकता जो है वो स्पीड से प्रवाहित होगी। और यदि ये प्रतिरोध आ गए तो चालकता प्रवाहित नहीं होगी। मतलब आपको ध्यान रखना कि चालकता और ये जो प्रतिरोध हैं एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, अपोजिट है, विपरीत है। यदि प्रतिरोध नहीं होंगे तो चालकता ज़्यादा प्रभावित होगी और प्रतिरोध यदि होंगे तो चालकता कम प्रभावित होगी, ठीक, कम प्रवाहित होती है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मतलब सीधा सा क्या है, किसी भी चालक के मार्ग में, ये चालक है, किसी भी चालक के मार्ग में जो उत्पन्न रुकावट है उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। चलिए इसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग कि प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी। तो देखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसमें बहने वाली विद्युत धारा जो है उसके मार्ग में इस चालक के द्वारा प्रस्तुत की गई क्या होती है, रुकावट। मैंने आपको बताया था
ये मान लीजिए चालक है, तो इस चालक में ध्यान रखना यही लिखा है किसी चालक का, है ना, प्रतिरोध, उसमें बहने वाली विद्युत धारा, तो इसमें विद्युत धारा बह रही है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में इस चालक के द्वारा उत्पन्न की गई ये रुकावट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। एक बार फिर से देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। आगे देखिए आप लोग ध्यान से, प्रतिरोध याद रखना चालक की जो लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध चालक की लंबाई का कैसा होगा बच्चों, समानुपाती, तथा इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है जिसे हम ए से दर्शाते हैं, इसका कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई का कैसा होता है। अब यहाँ से पूरा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, चालक जो है वो एल लंबाई के समानुपाती, तो प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं आर से, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि आर समानुपाती क्या हो जाएगा, एल। तो प्रतिरोध जो है लंबाई का कैसा हुआ, समानुपाती, लेकिन जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है जिसे हम ए से दर्शाते हैं, इसका कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए हमने यहाँ से क्या लिखा, हमने लिख दिया आर समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, एल अपॉन ए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, तो ये तो समझ में आ गया। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, आर बराबर या आर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसे हम तिरछी पी बनाएंगे, इसे बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रो, क्या बोलेंगे इसे, रो। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, रो, और यहाँ से ये था एल अपॉन ए, तो वो हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा आर इक्वल रो एल अपॉन ए। अब ये रो क्या है, तो इसे समझिए, जहाँ पर रो एक स्थिरांक है, क्या है बच्चों, रो एक स्थिरांक है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो तिरछी पी बनी है इसे रो कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। और यह रो क्या है, एक विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है बच्चों, एक विशिष्ट प्रतिरोध है। क्लियर है, इतना अच्छे समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये था हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्लियर है, किसी भी चालक के मार्ग में, ठीक है, यदि कोई प्रतिरोध या रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़िए, प्रतिरोध हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे चालकता। क्या पढ़ेंगे, चालकता। तो आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि प्रतिरोध और चालकता कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रतिरोध और चालकता कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था ये क्या था, प्रतिरोध, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चालकता। चालकता को हम सी से दर्शाते हैं, प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं। तो चालकता देखिएगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, अभी आपको मैंने बता दिया था। प्रतिरोध को जो व्युत्क्रम होता है, विपरीत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालकता, और चालकता को हम सी से दर्शाते हैं। ठीक है ना, चालकता को हम किससे दर्शा रहे हैं, सी से दर्शाते हैं। यहाँ से देखिए, चालकता का मान जितना अधिक होगा, प्रतिरोध का मान कैसा होगा बच्चों, उतना ही कम होता है। तो यहाँ से सी क्या हुआ हमारा, ये चालकता बराबर हमने क्या लिख दिया, तो देखिए सी बराबर क्या हुआ हमारा, 1/r। तो ये आर और चालकता कैसे हुए, एक दूसरे के अपोजिट हुए, कैसे हुए, अपोजिट। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों। तो यहाँ से ध्यान रखना, चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, क्योंकि जो प्रतिरोध है हमारा, प्रतिरोध की इकाई होती थी, आपको ध्यान रखना, ओम क्या होती है, ओम। तो प्रतिरोध की इकाई तो होती है ओम, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, सी। तो यहाँ से आर है, तो अब इसकी अगर मान लीजिए इकाई हमारे पास हुई ओम, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ओम इनवर्स। इसलिए आपको ध्यान रखना बच्चों, चालकता की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। क्लियर है। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ये आप पूरा याद रखेंगे, याद रहेगा ना आपको। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ओम का नियम, प्रतिरोध, और हमने पढ़ा चालकता। अब यहाँ से आगे देखिए आप, एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि जो रो होती है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए आप इसको कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। अब इसको समझें आप लोग अच्छे से कि 1 सेंटीमीटर लंबे, समझना, 1 सेंटीमीटर लंबे या फिर 1 वर्ग सेंटीमीटर जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है वाले चालक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसको आप और अच्छे समझें कि विशिष्ट प्रतिरोध हम किसे कहेंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है, इसके चालक द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है या प्रस्तुत किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अर्थात क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये, और ये क्या हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो ठीक है ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं 1 क्यू सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लोग,
किसी भी पदार्थ के 1 क्यू सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध होता है, ये आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ का जो 1 क्यू सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ आ रही है। किसी भी पदार्थ का जो 1 क्यू सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दर्शाते हैं, अभी आपको मैंने बताया था। किससे दर्शाएंगे, इसे हम दर्शाते हैं रो से। क्लियर है, किससे दर्शाते हैं, रो से। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको अच्छे समझना अब आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको देखेंगे आप लोग, अभी आपको हमने बताया था कि ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इतना हमने कर लिया था। तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, आर इक्वल क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह बराबर आ जाएगा रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पे क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो रो यही है, लेकिन ये जो एल और ए आर के पास आएंगे तो यहाँ से देखो ये आर, ये ए ऊपर आ गया और एल कहाँ, नीचे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल इक्वल क्या हो गया, पी। अब हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं रो इक्वल आर ए अपॉन एल। समझ में आ रहा है, रो इक्वल क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी इकाई आप लोग निकालोगे, रो की इकाई आप निकालोगे तो रो इक्वल, अब आर क्या होता है, तो आर आप लोग जानते हो ओम। आर क्या हो गया यहाँ से, ओम, इंटू ये क्या है, क्षेत्रफल है तो इसकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपन लंबाई तो इसकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये ओम इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, देख सकते हैं आप लोग, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इंटू सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। तो देखिए, हमने पढ़ी थी विशिष्ट प्रतिरोध, क्या पढ़ा हमने, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। इसमें आपको याद रखना है कि विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध ये है, यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कैसे हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विपरीत होते हैं। अब यहाँ से देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध तो आपने पढ़ लिया था, अब विशिष्ट चालक तो आप लोग ध्यान से देखिए एक बार कि विशिष्ट चालकता क्या है। देखिए, 1 सेंटीमीटर लंबे, जैसा हमने विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ा था सेम वही है, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर जो अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक की चालकता को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहते हैं। बिल्कुल सरल है। इसको एक बार और देखिए, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले जो चालक होता है उसकी जो चालकता होती है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विशिष्ट चालकता। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, आप याद रखेंगे 1 क्यू सेंटीमीटर की जो चालकता होती है उसे हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 1 क्यू सेंटीमीटर की जो चालकता होती है उससे हम बोलते हैं बच्चों विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता का के मतलब कैप्पा, इसे हम कप्पा से दर्शाएंगे। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध को हमने दर्शाया था तिरछी पी से, जिसको हम बोलते थे रो, और विशिष्ट जो चालकता होती है इसे हम दर्शाएंगे के से, इसे हम बोलते हैं कैप्पा। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं कप्पा या कैप्पा, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता को आप समझिए, इसको ध्यान से देखना आप लोग, विशिष्ट चालकता को अच्छे समझे आप लोग। तो इसे हम कैप्पा से दर्शाते हैं। अब ये हमारा के क्या है, यहाँ पे कैप्पा है, मतलब विशिष्ट चालकता है। बराबर हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1/p। अभी यहाँ पे p नहीं है, ये रो है। क्या है बच्चों, यहाँ पे ये रो है। तो विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध एक दूसरे के कैसे होते हैं, एक दूसरे के होते हैं ये व्युत्क्रमानुपाती। हमने दोनों को यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या हुए, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको देखना, ये तो के हमने लिखा, के बराबर, अब रो का फार्मूला आपको मालूम था, रो का फार्मूला पहले पढ़ चुके हो। रो बराबर हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था आर ए अपॉन एल। क्या था, आर ए अपॉन एल। रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या बना था हमारा, आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रो की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे आर ए अपॉन एल। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये तो के हुआ हमारा। अब ये बटे के बटे में होती है तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाती है। एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आर ए कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ से आप देखेंगे के इक्वल क्या हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा एल अपॉन आर ए। बात समझ में आ गई।
यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब विशिष्ट चालकता बराबर या कैप्पा बराबर हो जाएगा L/RA। क्या हो जाएगा बच्चों, L/RA। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या निकल आएगी, इसकी यूनिट निकलेगी, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो इकाई है वो क्या बन जाएगी, विशिष्ट चालकता की जो इकाई है वो कैप्पा इक्वल हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आप इसको सॉल्व करना है तब निकलेगी। और डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या थी, विशिष्ट प्रतिरोध की थी ओम इंटू सेंटीमीटर। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब इसकी ओम इंटू सेंटीमीटर थी तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, किसकी, विशिष्ट चालकता की। ठीक है बच्चों, कल जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसमें हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है, मोलर चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकताओं के बारे में हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और हम पढ़ेंगे कोलरास के नियम के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। एग्जाम में ध्यान रखना, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई नई न्यूज़ आती है मैं आपको तुरंत उससे अवगत करा दूंगा। ओके बच्चों, आज क्लास फिनिश करते हैं, कल पुनः 8:30 बजे। ओके बच्चों, थैंक यू।